हेलो एवरीवन। हम लोग हीट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोगों ने सॉलिड और लिक्विड का सारा कुछ पढ़ाई कर लिया कि सॉलिड के अंदर एक्चुअली आप ध्यान दीजिए तो हीट की पढ़ाई इंटरनल एनर्जी की पढ़ाई थी। किसी सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी है, कैसे हम एनर्जी को बढ़ा सकते घटा सकते हैं, कैसे वो फ्लो करता है। इस दौरान हम लोगों ने सॉलिड लिक्विड की पूरी पढ़ाई कर ली, कैलोरीमेट्री, हीट का ट्रांसफ़र, हीट का मेजरमेंट, टेम्परेचर का मेजरमेंट, ये सारा पढ़ाई कर लिया। अब ये सब कुछ पढ़ाई हम लोग पढ़ना है गैसेस के लिए। अब सॉलिड लिक्विड के अलावा गैसेस के लिए पढ़ना है। गैस में कितनी एनर्जी होती है, गैस को हम कैसे एनर्जी दे सकते हैं, एनर्जी देने से गैस में क्या चेंज आता है, ये सब पढ़ाई करना है। लेकिन अगर आप देखोगे गैस सॉलिड लिक्विड तो दिखता था, पानी है तो एक गिलास पानी दिख रहा है, आयरन का रॉड है तो आपको दिख रहा है, बट गैस तो हमको दिखता ही नहीं। यहाँ पर गैस कहाँ है, कैसे मॉलिक्यूल चल रहे हैं, ये तो दिखता ही नहीं है। तो क्यों ना पहले हम लोग उसके लिए पढ़ें कि गैस को हम आखिर जब नहीं दिख रहा तो क्या मान के पढ़े भाई। तो इसके लिए हम लोग पहले गैस क्या होता है ये जानने की कोशिश करते हैं और फिर हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो इसलिए हम लोग एक थ्योरी है हमारे लिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, शॉर्टकट में इसको KTG कहा जाएगा। ऐसा क्यों थ्योरी पढ़ने लगे? ऐसा तो लिक्विड में काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, ये सब तो नहीं पढ़े हम लोग। तो गैसेस में क्यों पढ़ने लगे? वही समस्या है कि जिस चीज़ को देख रहे हैं उसका तो डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि भाई ये इसका शेप इतना है, लेंथ ये है, वॉल्यूम ये है, सब तो देख रहे हैं। बट जो इनविजिबल है, एयर हमको इनविजिबल है, तो हम कैसे पता चलेगा कि इसका क्या हालत है, इसका टेम्परेचर कैसा है, इसमें कितने मॉलिक्यूल, इसमें कितना मास है। किसी गैस को, किसी स्पेस को देख के आप नहीं बता सकते ना इसमें कौन सी गैस है, कितना मास है, कितने मोल्स है, कुछ पता नहीं, कितना टेम्परेचर है, आप देख के नहीं बता सकते। तो जब देख के नहीं बता सकते तो फिजिक्स में हम उसका मॉडलिंग करते हैं। मॉडलिंग मतलब कुछ चीज़ें हम मानते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस के हिसाब से कुछ चीज़ें हम एज्यूम करते हैं और फिर उसको रियलिटी से चेक करते हैं कि रियली में क्या चीज़ है और हमारे थ्योरी से क्या चीज़ है। तो अगर हमारा थ्योरी के द्वारा डेवलप जो चीज़ें हैं, जो हमने कुछ चीज़ें निकाली और प्रैक्टिकली अगर हम नापा जाए, दोनों मैच कर जाए, तो हम मान लेते हैं कि वो चीज़ इसी थ्योरी से गवर्न होता है, एंड देन दैट थ्योरी बिकम साइंस। सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू एज्यूम सम एजम्पशंस, एक्चुअली सम एजम्पशंस मतलब कुछ हम चीज़ें ऐसा मान जा रहे हैं, हमको पता नहीं वो चीज़ें हैं कि नहीं, ऐसा हम मान रहे हैं। मानने से हम कुछ लॉज बनाएंगे, कुछ फॉर्मूले डिराइव करेंगे और उनसे फिर हम कुछ चीज़ों का वैल्यू निकालेंगे और प्रैक्टिकली उसको नापेंगे, फिर जाकर देखें अगर मैच करेगा तो हम उसको अपना साइंस बनाएंगे। तो वही एजम्पशंस माने गए हैं कि गैस को हम लोग क्या मानने जा रहे हैं। गैस में भी आइडियल गैस, तो ये जो हम लोग एजम्पशंस लिखने जा रहे हैं, एजम्पशंस इस काइनेटिक थ्योरी गैस एजम्पशंस किसके लिए? फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस का मतलब क्या? आप जानते हैं, बहुत सारा चीज़ पढ़ा आपने, मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, आइडियल स्प्रिंग, आइडियल पुली, आइडियल स्ट्रिंग पढ़ते हैं ना। तो वहाँ कुछ चीज़ डिफाइन करते हैं, रियलिटी से हट के होता है, रियली में कुछ और होता है, हमको कुछ और मान के पढ़ना पड़ता है। वैसे गैसेज में भी हो सकता है कि जो गैस हमारे सामने है, जो हम जिससे हम सांस ले रहे हैं, वो आइडियल ना हो। हम इन शर्त को फॉलो जो करने वाली जो गैस होंगी उनको आइडियल कहेंगे और उन्हीं के लिए लॉज बनाएंगे और आगे जब हमारी पढ़ाई बढ़ेगी तो हम रियलिटी में भी उसको चेक करेंगे। तो अभी तो हमको सिर्फ आइडियल गैस पढ़ना है, ठीक है। तो क्या क्या मानना है? पहला बात मानना है कि आखिर एक जो गैस है वो कैसे है, अगर सच में दिखते तो कैसे है। तो हम जो भी चीज़ें मानने जा रहे हैं उससे पहले आपको एक बात बताना चाहेंगे, जो आप समझिए तो गैस को समझना आसान होगा। वैक्यूम क्या जगह है? जिस रूम में हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपका लेक्चर का, या जिस जगह आप बैठे हुए हैं, वो स्पेस, वैक्यूम का मतलब क्या हुआ? वहाँ कुछ नहीं मतलब कोई मास नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है। जैसे एटमॉस्फेयर के बाहर पूरा वैक्यूम है, वहाँ कोई गैस, कुछ मास नहीं। तो वैक्यूम, इस रूम को आप वैक्यूम माने, मतलब यहाँ पे कुछ ना हो
और इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स तैर रहे हों, ऐसा ऐसा मॉलिक्यूल तैर रहे हैं इसमें जगह जगह, तब इस स्पेस को ही गैस बोलते हैं। कहते हैं कि अगर वैक्यूम में पार्टिकल्स तैरना, फ्लोट करना चालू करें, रैंडम फ्लोट करना चालू करें, तो उस स्पेस को ही हम क्या कह देते हैं कि भाई ये गैस हो गई। अदरवाइज अगर जिस रूम में हम खड़े हैं, इसमें जो स्पेस दिख रहे हैं, इसमें अभी भी ज़्यादातर चीज़ें क्या है, खाली है, वैक्यूम ही है। यहाँ पर कहीं कहीं क्या है, गैस पार्टिकल्स है, कहीं 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 इसमें मान लीजिए प्योर ऑक्सीजन, हम जहाँ खड़े प्योर ऑक्सीजन एज्यूम कीजिए, तो एक्चुअली मैं कह सकता हूँ कि अगर ये रूम जो है इसकी लंबाई L, ब्रेड्थ B, हाइट H है, तो इसका वॉल्यूम V पता हो गया। तो इस V वॉल्यूम में कहीं 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 O2 मॉलिक्यूल्स ऐसा जिसमें तैर चल रहा है, और वो मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत नेग्लिजिबल है। यानी क्या हुआ, एक्चुअली इस वैक्यूम में क्या घूम रहे हैं, गैस पार्टिकल घूम रहे हैं। तो हम पूरे से स्पेस को कहते हैं कि ये स्पेस में गैस है। सो बेहतर है क्या, अगर वैक्यूम में कुछ नहीं तो उसको हम वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम में अगर गैस पार्टिकल चलना चालू कर दिए तो इस स्पेस को हम गैस कहते हैं। सही बात। इससे हमको कंसेप्शन हमको सही मिलता है कौन कि हम फिर बात कर सकते हैं कैसे चलते हैं, क्या चलते हैं। जैसे वॉल्यूम ऑफ गैस, आपको याद होगा हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो उसमें कहा गया कि भाई लीनियर एक्सपेंशन गैस का नहीं होगा, एरियल भी गैस का नहीं होगा, सिर्फ वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, तो वो तो मॉलिक्यूल्स क्या है, वो तो नेग्लिजिबल साइज के हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनका वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल है। तो हम वॉल्यूम किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे अलग डिफिनेशन हो गया। पानी का अलग वॉल्यूम, आप किसी एक बकेट में आधा जो हाइट तक आपने उसमें पानी भरा है, तो कहा जाए कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो कहेंगे कि पूरे बकेट का आधा, बिकॉज सच में वहाँ पर लिक्विड है। बट यहाँ तमाशा है, यहाँ पर इस पूरे हॉल में, पूरे क्लास में, ये जो रूम है आपके सामने, तो इसमें इसका वॉल्यूम भी है, बट कहीं 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 क्या O2 मॉलिक्यूल्स इसमें है। सब जगह इसमें ऑक्सीजन नहीं, ज़्यादातर खाली है, इसमें अभी भी ज़्यादातर स्पेस खाली है, कहीं 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 O2 मॉलिक्यूल्स है। तो ये वॉल्यूम कैसे डिफाइन करेंगे भाई, तो यहाँ स्पेशल ढंग से वॉल्यूम डिफाइन करते हैं गैस का। तो गैस का वॉल्यूम डिफाइन ऐसे किया जाता है कि वो वॉल्यूम, वो स्पेस जहाँ ये मॉलिक्यूल जा सकें, रैंडम मोशन करते हुए जा सकें, तो जहाँ जहाँ जा सकें उस सब इनका वॉल्यूम है। जैसे हम कहते हैं हमारा देश कौन, हमारा देश क्या है, तो कह सकते हैं कि बिना हमको वीज़ा पासपोर्ट के लिए जहाँ जहाँ जा सके वो हमारा देश है। लेकिन देश में हर जगह में एग्जिस्टेड नहीं, तो पहाड़ से लेके कन्याकुमारी तक हम बिना वीज़ा पासपोर्ट के लिए जा सकते हैं, वो हमारा देश है। वैसे ही मॉलिक्यूल जहाँ जहाँ जा सकते हैं वो सब उनका वॉल्यूम है। इसलिए किसी गैस का वॉल्यूम डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं कि जिस बर्तन में होती है उसी का वॉल्यूम एक्वायर कर लेती है। एक्वायर नहीं कर लेती है, उस पूरे वॉल्यूम में घूम सकती है, तो वो हम उनको बोलते हैं हम कि ये इसका वॉल्यूम हो गया। इसके बाद इसीलिए तो गैस का वॉल्यूम डिफाइन करने के लिए जो बर्तन होगा वो पैक होना, चारों तरफ से बंद होना ज़रूरी है। आपने ग्लास खाली ग्लास ले लिया, उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है, बट वो गैस मॉलिक्यूल घूमते घूमते ग्लास के बाहर चले जाएंगे। तो अगर वो ग्लास खुला हुआ है तो पूरा ये इनवर्स उसके लिए वॉल्यूम हो गया। इसलिए गैस का वॉल्यूम डिफाइन करने की ज़रूरी है कि हम ग्लास का ऊपर का टॉप भी बंद करें, तब कहेंगे कि ग्लास का वॉल्यूम उस गैस का वॉल्यूम होगा, बिकॉज गैस का मॉलिक्यूल अब ग्लास में ही कहीं वे होंगे। सो आपको शायद समझ में आ गया कि गैस का वॉल्यूम क्या है, तो वो वॉल्यूम जहाँ वो गैस पार्टिकल जा सकते हैं वो उनका वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है। और फिर हम गैस एज ए होल के लिए बात करते हैं, तो फिर वो गैस मॉलिक्यूल्स को ना हम लोग मॉलिक्यूल एटम नहीं बोलते, पार्टिकल बोलते हैं, और उनको स्फेरिकल मानते हैं। O2 है तो O2 ऐसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये सब नहीं सोचते हम लोग। अगर ऐसे गैस O2 मॉलिक्यूल बात करेंगे तो फिर सोचेंगे कि भाई कैसी बॉन्डिंग है, क्या है। बट अगर हम ऑक्सीजन गैस बात करते हैं तो चाहे वो एटम हो चाहे मॉलिक्यूल, सबको हम एक स्फेयर मानते हैं। तो पहला एजम्पशन है
लिखा जाए, सब लोग कॉपी में अपना लिख नोट कीजिए। लिखा जाए कि गैस पार्टिकल्स हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम, गैस पार्टिकल्स हैव negligible volume as compared to the volume of its container, as compared to volume of its container, volume of its container, and are assumed as spherical, and are assumed as and are assumed as sphere लिख सकते हैं, and are assumed as sphere। उन मॉलिक्यूल्स को हम, गैस मॉलिक्यूल्स को हम लोग स्फेयर मानेंगे और उनका वॉल्यूम पूरे वॉल्यूम के तुलना में नेग्लेक्ट मानेंगे। ऐसा क्यों नेग्लेक्ट करते हैं? एक तो छोटे हैं इसलिए करते हैं, दूसरा अगर उनका वॉल्यूम नेग्लेक्ट करेंगे तो हर एक मॉलिक्यूल को पूरे हॉल में घूमने की आज़ादी होगी। नहीं तो क्या होगा, अगर मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल हैं तो 99 जहाँ पे हैं वहाँ तो 100 नहीं जा सकता, तो कुछ तो वॉल्यूम कम हो जाएगा उसके लिए। तो कहा नहीं, आइडियली ऐसा नहीं करना। अगर हमने कह दिया कि गैस का वॉल्यूम V है, इसलिए उस गैस के हर एक पार्टिकल को पूरा V वॉल्यूम घूमने के लिए फ्री मिलेगा, इसलिए ऐसा डिफाइन किया गया। ठीक है। दूसरा लिखा जाए, गैस पार्टिकल्स आर always in random motion, gas particles are always in random motion, are always in random motion, रेस्ट, गैस पार्टिकल रेस्ट का कोई मतलब नहीं, रैंडम मोशन वो करते रहते हैं। कहीं कहीं इसको ब्राउनियन मोशन भी कहा जाता है। हम लोग रैंडम मोशन, जिग जैग मोशन, आते हैं एक दूसरे टकराते भी रहते हैं, ऐसा टकरा, घूम गए इधर, घूम गए, रैंडम लगातार वो चलते रहते हैं ऐसा। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, गैस पार्टिकल्स do not interact, gas particles do not interact with one another, gas particles do not interact with one another except during collision, आपस में कोलिजन करेंगे तो बिना इंटरेक्शन का तो कोलिजन होता ही नहीं, जानते हैं आप। बट जब कोलिजन नहीं हो रहा है तो एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाते। अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ से चल रहा है तो उसमें कोई बीच में फोर्स नहीं मानेंगे। ठीक है। अब ऐसा क्यों करते हैं? तो यही एक्चुअली इसी से नाम पड़ा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जो थर्ड एजम्पशन जो लिखे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं फिजिक्स में दो बॉडी के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए कम से कम दो बॉडी तो चाहिए। आपको शायद ये आप जानते होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होती है, तो उसका शर्त है कि कम से कम दो बॉडी हो, वो दोनों बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगाए और वो फोर्स कंजर्वेटिव हो। तीन शर्त है। टू सिस्टम टू हैव सम पोटेंशियल एनर्जी देयर शुड बी एटलीस्ट टू बॉडीज, एंड दूसरा बात, those bodies should apply force on each other, दो बात, and third बात, and that force should be conservative. Then we define one potential energy for the entire system. So by saying this third assumption कि they don't interact with each other, we are eliminating the chance of any type of potential energy in a gas. जब दो पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करेंगे ही नहीं, फोर्स नहीं होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा, तो उसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। इसलिए किसी गैस की टोटल जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल नहीं होगी तो किस फॉर्म में होगी? काइनेटिक। तो इस एजम्पशन में ये थर्ड एग्जाम्पल से हम ये लिखते हैं कि गैस का जो भी एनर्जी होता है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही होता है, आइडियल गैस का।
इसीलिए इसका नाम पड़ा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये इसी एजम्पशन से पढ़ा है, द होल एनर्जी ऑफ ए गैस इज प्योरली काइनेटिक। समझ बात, ये थर्ड का ही एजम्पशन है। तो क्या लिखा आपने, गैस पार्टिकल डू नॉट इंटरैक्ट विथ ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन्स। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिए, फोर्थ पॉइंट, the collision between gas particles, the collision between gas particles are elastic and Newton's laws are obeyed. Newton's laws are obeyed during collision. Collisions are elastic and Newton's laws are obeyed during collision. ये क्या मतलब हुआ? कहा कि देखिए सर, आपको ये नहीं पूछना कि ऐसा क्यों होता है, क्यों इलास्टिक होता है, आप ये नहीं पूछ सकते, ये तो हमारा एजम्पशन है, ऐसा तो हम मान रहे हैं। आप हमको मानने से मत रोकिए, इन मानने से हम कुछ चीज़ें प्रूफ करने वाले हैं, कुछ वैल्यूज़ निकालने वाले हैं। जब हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे फिर आप अपने लैब में वो चीज़ें निकालिएगा इंस्ट्रूमेंट से, हमारा आपका डिफ़र करेगा, तब हमारे एजम्पशन पे आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। इसलिए हम थ्योरी डेवलप कर रहे हैं, इसलिए ऐसा बात। तो इलास्टिक कोलिजन होगा मान रहे हैं हम लोग, और न्यूटन्स लॉ ओबेड होगा, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम फॉलो करते हो मानेंगे। एक और मज़ेदार बात, अगर हम कह रहे हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वहाँ फॉलो होता मानेंगे, तो शायद पैरेलल ये भी कह रहे हैं कि एटॉमिक लेवल पर ये लॉ वैलिड नहीं है, ये भी जानना ज़रूरी है। न्यूटन्स लॉ माइक्रोस्कोपिक जो बड़े बड़े बॉडीज उन पे लगते हैं, है ना, एटम के लेवल पे जाएंगे तो न्यूटन्स लॉ नहीं होते, और फिर वो न्यूटन्स लॉ ने ये क्लासिकल मैकेनिक्स कहा जाता है। जहाँ न्यूटन्स लॉ लगता है उसको बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, तो वहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स लगता है एटम लेवल पे, ये लॉ वहाँ पर इनवैलिड हो जाते हैं। बट हम लोग कह रहे आइडियल गैस मानने के लिए हम वो मानेंगे। ठीक है, अगला 5वां पॉइंट लिखेंगे, डेंसिटी। इस जो ये गैस है इसकी डेंसिटी कैसा होता है, क्योंकि पहली बार हम लोग को डेंसिटी डिफाइन कर रहा है, अदरवाइज डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन आज से पहले जो भी आप डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़े हैं, आप कोई आयरन का क्यूब है उसका डेंसिटी निकालते हैं तो उस आयरन का मास अपॉन आयरन का डेंसिटी लिखते हैं, नहीं। बट आज आपको क्या लिखना पड़ेगा, गैस का डेंसिटी मतलब मास ऑफ गैस एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ऐसा तब नहीं होता, पानी का आधा बकेट पानी भरा हुआ है, तो क्या ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं कि मास ऑफ वाटर अपन वॉल्यूम ऑफ बकेट? गलत हो जाएगा, है कि नहीं। बट यहाँ हम लोग ऐसा ही लगाना, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ गैस अलग ही डिफाइन हुआ। गैस वॉल्यूम ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नहीं है, ये वो जगह है जहाँ मॉलिक्यूल जा सकता है, तो थोड़ा अजीब हो गया। इसलिए हम लोग डिफाइन करेंगे, और डिफाइन तो कर देंगे, उसमें एक और महत्वपूर्ण बात है। मान लीजिए जहाँ पे हम खड़े होकर आपको ये बात बता रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ O2 का 2 मॉलिक्यूल है, और हम पूरा ये क्लास का हम वॉल्यूम ले लिए, तो O2 को 2 मॉलिक्यूल हो गया, तो पता चला एक यहाँ है और एक यहाँ है, यहाँ दोनों टहल रहा है, और मेरे सामने तो कुछ है ही नहीं। तो अगर मास ऑफ 2 मॉलिक्यूल लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ पूरा हॉल लिख दिए, ये तो बहुत ही नाइंसाफी हो जाएगा कि मास यहाँ 2 पार्टिकल है और वॉल्यूम पूरे हॉल का आप लिख रहे हो। तो अगर मास अपन वॉल्यूम कुछ वैल्यू तो आएगी, और यहाँ पता चला कोई मास नहीं, यहाँ डेंसिटी तो 0 है, जहाँ मास नहीं हुआ डेंसिटी कैसा? तो ये भी एक पॉइंट है। इसलिए कहा जाता है कि डेंसिटी ऑफ गैस, मास ऑफ गैस अपन वॉल्यूम ऑफ तो लिखेंगे, बट इसका ये मीनिंगफुल तभी होगा जब हर जगह खूब भर भर के क्या हो, गैस पार्टिकल हो, यूनिफॉर्म हो, हर जगह हर एक यूनिट वॉल्यूम में सेम नंबर पाए जाएं, तो ये गैस होमोजीनियस हो सब जगह,
और मेजॉर मॉलिक्यूल की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। अदरवाइज बहुत कम डेंसिटी हो, बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगे, वहाँ पर डेंसिटी का कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे आप ये अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, तो जहाँ हम हैं यहाँ तो खूब भर के मॉलिक्यूल्स हैं, जब हम लोग इनहेल करते लगता कुछ मास अंदर जा रहा है, यहाँ खूब मॉलिक्यूल्स भर भर के है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर चले जाते हैं डेंसिटी कम होना चालू हो जाती है। तो कोई पूछे कि बताओ ये एयर कहाँ तक है, एयर कहाँ तक है, तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। कोई जवाब, कोई भी जवाब बताए वो गलत हो जाएगा। बिकॉज क्या हुआ, एक सिग्निफिकेंट कहाँ तक बता सकते हैं, उसके बाद तो कम हो जाएगा, कम होते होते ऊपर जाएगा तो एक दो मॉलिक्यूल कहीं भेंट हो ही जाएगा। ऐसा नहीं कि एकदम जाकर अब बस यहीं खत्म, उसके बाद कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। रेयर 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 होते 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 एकदम लिस्ट लेयर रेयर हो जाएगा। तो इसका अंत बताना मुश्किल है कि कहाँ तक है कि नहीं। बट हमें इंसानों के लिए जो इनसिग्निफिकेंट है कि अभी इतने बड़े हॉल में 2 4 10 मॉलिक्यूल कहीं हो, वो हमारे लिए कोई क्या गैस है, तो कहते भाई यहाँ पे ये वैक्यूम कह जाते हैं। इसलिए डेंसिटी का मीनिंग तभी है जब लार्ज नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स हो और वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो वही पॉइंट हम लिख रहे हैं। हम लिखा जाए कि डेंसिटी ऑफ गैस इज डिफाइंड एज density of gas is defined as mass of gas divided by volume of the container. Mass of the gas divided by volume of the container. Mass of gas divided by volume of container. But this density is meaningful, only if there are large number of gas particles. There are large number of gas particles uniformly distributed in the space, uniformly distributed in the volume. Large number of gas particles uniformly distributed in the volume. ठीक है, तो यही मेन 5 हैं, मेनली यही 5 एजम्पशन है। लिखने के लिए तो और भी कुछ बातें लिख सकते हैं कि भाई कोलिजन होता है तो कोलिजन मोमेंटम का चेंज होता है, मोमेंटम चेंज से ही प्रेशर डेवलप होता है, लिख सकते हैं। वो हम लोग प्रूफ भी आगे लिखने जा रहे हैं। बट ये मेन 5 उसके हैं, इससे हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे और भी कहीं कहीं देखेंगे कि 6वां लिखा रहता है कि जब 2 पार्टिकल टकरा गए तो इस टक्कर से इस टक्कर के बीच में उनका पाथ स्ट्रेट लाइन होता है गैस पार्टिकल्स का। तो ये नया बात नहीं हुआ, ये वही वाला हो गया कि फोर्स नहीं लगाता, उसी का एक वही बात हो गया। जब किसी चीज़ पर फोर्स नहीं लगेगा तो उसके वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, और वेलोसिटी कांस्टेंट तो स्ट्रेट पाथ ही तो होगा। तो ये कोई नया एजम्पशन नहीं है, उसी का एक रिफरकशन है। इसलिए मेनली हम 5 लिख दिए, बाकी आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम वो गैस, कोई भी गैस जो इन सभी एजम्पशंस को फॉलो करे, उनको हम आइडियल गैस कहेंगे। उन्हीं के लिए तो हमने एजम्पशन किया है। एक बात मैं और बोल के आगे बढ़ूं कि अगर हमने ये एजम्पशंस माने हैं तो यहाँ पे यही बात तुरंत ये भी हो जाती है कि ये सारी बातें हकीकत में नहीं होती। आखिर होती तो मानते क्यों? तो ये सारी बातें सच में आज किसी गैस को पकड़ कर लाइएगा तो वो शायद संभव नहीं होता है ना। तो इसीलिए तो मान रहे, नहीं तो होता तो क्यों मानते। अब ये तो कहीं नहीं लिखे हैं ना हम लोग कि मॉलिक्यूल्स में मास होता है, गैस मॉलिक्यूल्स में मास होता है, ये तो नहीं लिखे हम लोग। बिकॉज जानते हैं कि हर मॉलिक्यूल मास होता ही है कि नहीं, तो नहीं लिखे हम लोग आइडियल। अच्छा, एक और एजम्पशन
लिख सकते हैं 6th वाला कि उन पर ग्रेविटी का असर नहीं पड़ता, ये लिख सकते हैं। बिकॉज आइडियल गैस में सब जगह प्रेशर्स यूनिफॉर्म है। अब लिख दीजिए 6th पॉइंट लिख दीजिए यहाँ पर कि देखिए 6 पॉइंट लिख रहे हैं आप लोग, लिखिए कि नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज ऑब्जर्व्ड, नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन आइडियल gas particles, no effect of gravity is observed on ideal gas particles। क्या सच में नहीं होता? क्या सच में ग्रेविटी का असर नहीं होता? मैंने तो कह ही दिया कि जो लिख रहे हैं वो तो नहीं होता, उसके अलावा ही होता है। ग्रेविटी का खूब असर है सर। आप जहाँ खड़े हैं ये सरफेस पर, अर्थ सरफेस पे, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, पहाड़ों में प्रेशर कम हो जाता है। ग्रेविटी का तो असर है प्रेशर का, नीचे प्रेशर ज़्यादा ऊपर प्रेशर कम खूब होता है। बट आइडियल मानने के लिए ऐसा हम नहीं मानेंगे। कहने का मतलब जैसे ये रूम है, इस रूम के अंदर पानी भरा होता तो ऊपर प्रेशर कम नीचे प्रेशर ज़्यादा होता, बिकॉज ग्रेविटी का असर पानी पे है। बट इसको अगर आपने गैस मान लिया तो यहाँ प्रेशर और यहाँ प्रेशर, एच हाइट नीचे प्रेशर में कोई चेंज नहीं माने। यहाँ रो जी एच का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, जबकि रो भी होगा, डेंसिटी रो का होगा गैस का, जी भी होगा और एच भी है, बट आप रो जी एच प्रेशर नहीं लगाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट था जो हमने लिख दिया। अब इनको मान के हम लोग कुछ चीज़ें अब हम डिराइव करने जा रहे हैं, फॉर्मूले डिराइव करने जा रहे हैं, जिसको लैब में टेस्ट किया जाएगा। उस डेरिवेशन से आप जानने से पहले एक बात और होती है कि जब आप कह रहे हो, दो बातें, कि कह रहे हो कि भाई कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती, रियली जो हम जिनको हम दिन रात देख रहे हैं, महसूस करें, वो गैस आइडियल नहीं होती, तो फिर ये क्यों पढ़ रहे हैं? एक सवाल नंबर 1। और दूसरा कि ये फॉर्मूले कैसे लगाएंगे भाई आप? तो ये कहना कि जब गैस आइडियल नहीं तो क्यों पढ़ते हैं, तो इसके 2 जवाब है। एक तो ये जवाब है कि ये हमारे सिलेबस में है, आइडियल गैस पढ़ना, तो सिलेबस में हम जो है वो पढ़ रहे हैं। चलिए, तो ये लाइट टोन पे हो गया। दूसरा, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब हम आइडियल जान जाएंगे तो फिर रियल गैस की तरफ मूव करेंगे। हमने कोई भी पढ़ाई ऐसी ही की है, पहले उसको बेसिक्स जानते हैं, और फिर धीरे धीरे उसका रियलिटी जानते हैं। जैसे आइडियल स्प्रिंग की बात करते हैं, आप क्लास 11-12 में हैं या कोई कंपटीशन दे रहे हैं 12th इंटरमीडिएट लेवल का, तो आप आइडियल स्प्रिंग पढ़ते हैं। बट क्या आज का साइंस रियल स्प्रिंग के बारे में नहीं जानता? खूब जानता है। अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप और पढ़ाई करेंगे तो हाँ, रियल स्प्रिंग भी जान जाएंगे। तो आइडियल जानेंगे तो हम रियलिटी की तरफ बढ़ पाएंगे। वैसे ही पहले गैस को जान लेते हैं और फिर इसके अंदर जो चेंजेज है क्या होगा उसको धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, तो गैस की पढ़ाई स्टार्ट तो होगी, नहीं तो फिर स्टार्ट कैसे करेंगे कोई चीज़ को। इसलिए हम लोग आइडियल पहले पढ़ते हैं और रियलिटी में क्या होगा उसकी तरफ धीरे धीरे जब ये जान जाएंगे तो फिर उसको भी इनकॉर्पोरेट करते करते असलियत की पढ़ाई हम लोग कर लेंगे, है ना। और एक बात, लेकिन एक चीज़ और है कि क्या जो ये गैस है इसको आइडियल हम कब मानेंगे? तो कोई एजम्पशन मानेंगे तब मानेंगे। उसके अलावा एक फिजिकल कंडीशन हो सकता है कि हम क्या करें, कोलिजन आपस में ना हो, मतलब आपस में फोर्स ना लगे, तो क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल के बीच का दूरी बड़ा बड़ा कर दे तो फोर्स शायद ना लगे। बड़ा करने का तरीका ये हुआ कि हम इसमें कम गैस भरें, शुरू में कम मॉलिक्यूल भरेंगे तो उनका दूरी बड़ा बड़ा हो जाएगा, और कम गैस भरेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। इसीलिए हम यही लिख देते हैं कि किसी अगर रियल गैस को भी वेरी लो प्रेशर पर कर दिया जाए, प्रेशर लो कर दिया जाए और टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रखा जाए ताकि वो चलते रहे, रुक ना जाए, तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर अगर कर दिया जाए तो गैसेस, ये जो गैसेस हैं हमारे सामने, ये भी आइडियल बिहेवियर की तरफ टेंड करना चालू करती हैं। कभी परफेक्ट तो नहीं हो सकती, इसीलिए हमें आइडियल गैस को कहीं कहीं परफेक्ट गैस भी कहा जाता है। तो परफेक्ट तो नहीं हो सकते, बट हाँ उनका बिहेवियर मैच करना धीरे धीरे चालू करेगा आइडियल की तरफ। अगर हम क्या कर दें, प्रेशर को लो कर दें, मतलब कम मॉलिक्यूल्स यूज करें, टेम्परेचर थोड़ा हाई रखें, मोशन हो, रैंडम हो, जल्दी से कोलिजन होकर हट जाए आपस में, तो हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट आइडियल हो जाएगा। क्या? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। चलिए,
बट ये लो टेम्परेचर हाई जो बोल रहे हैं, प्रेशर और टेम्परेचर, पहले प्रेशर टेम्परेचर पता तो हो तब ना लो और हाई के बारे में बात करेंगे। तो अब हम लोग वही उपाय करने जा रहे हैं कि किस गैस का कैसे प्रेशर नापेंगे, टेम्परेचर नापेंगे। तो पहले हम गैस का प्रेशर नापने के आज उपाय बनाते हैं। तो हम लोग एक प्रूफ लिखने जा रहे हैं जो 11th क्लास के बच्चों के लिए, स्कूल के लिए ज़रूरी है। बाकी लोग भी इसको देखेंगे तो उनको एजम्पशन समझ में आएंगे। हम लोग किसी आइडियल गैस के द्वारा किसी रूम में कितना प्रेशर लगा है इसका प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करने वाले हम लोग, क्या एज्यूम करने वाले हैं? देखिए, जैसे इस रूम में जो मॉलिक्यूल्स है ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी, पहला बात। तो पहले जानते हैं वजह क्या, प्रेशर का वजह क्या है। तो प्रेशर का वजह है कि जो मॉलिक्यूल रैंडम चलते हैं और वॉल से टकराते हैं और टकरा के फिर इलास्टिक कोलिजन से ले फिर वापस आ जाते हैं। तो कोई मॉलिक्यूल जाकर टकराया और वापस आ गया तो इसके मोमेंटम में चेंज हुआ, गैस पार्टिकल के मोमेंटम में चेंज हुआ। अब मोमेंटम चेंज हुआ, अब जानते हैं मोमेंटम चेंज पर सेकेंड ही क्या होता है, फोर्स होता है। तो 1 सेकेंड में किसी दीवार पर जैसे मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं तो हमको चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड पता चल जाएगा, यानी फोर्स का पता चल जाएगा दीवार पर। और उस दीवार के एरिया से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल आएगा, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर दे देगा हमको। यही थीम है कि मॉलिक्यूल्स का टकराना, मोमेंटम का चेंज होना, मोमेंटम के चेंज होने से फोर्स का लगना और फोर्स पर एरिया अपना प्रेशर होना, यही तरीका है। तो यही तरीके से हम प्रूफ करने जा रहे हैं। सो हम लोग प्रेशर ऑफ ए गैस हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं कितना होता है। अब हम ये बार बार जो आइडियल गैस लिख रहे हैं, एक तरीके से हम अंतिम बार आइडियल गैस लिख रहे हैं। अब हम अगर गैस बोलते तो आइडियल ही माना जाएगा। फिजिक्स में रियल गैस की पढ़ाई नहीं है, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत रियल गैस के बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो अब हम सिर्फ गैस बोला करेंगे, आप उसको आइडियल ही मानेंगे, ठीक है। चलिए, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक मान लीजिए हम एक स्क्वायर, एक क्यूबिक रूम लिए, एल साइड का एक क्यूब लिए, वॉल्यूम उसका हो गया एल क्यूब, इसी में गैस पार्टिकल्स है। अब कोई इसमें बहुत सारे गैस पार्टिकल किसी एक पार्टिकल को बनाए हैं और रैंडम चल रहा होगा। रैंडम चलने का मतलब उसमें 3D मोशन हो रहा होगा, क्यूब के अंदर 3D मोशन, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में 3D मोशन हो रहा होगा और चल रहा होगा। और जाके टकराएगा इस दीवार से टकराएगा तो उस पर हम मोमेंटम चेंज निकालेंगे और मोमेंटम चेंज पर सेकेंड से हम फोर्स निकाल के एरिया से डिवाइड करके हम प्रेशर निकालेंगे, ठीक है। तो आप समझिए ये वाला एक्स एक्सिस है, मान लीजिए इधर ये एक्स एक्सिस है ऐसे। तो इस मॉलिक्यूल का 3 वेलोसिटी हो सकते हैं, Vx, Vy और Vz। 3D में इसका वेलोसिटी होगा। लेकिन आप एक बात समझिए, कोलिजन अगर चैप्टर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप देखे होंगे ये बोर्ड पर, ये जो बोर्ड है, मान लीजिए कोई बॉल हो, वैसा कोलाइड करेगा फिर से लौट के जाएगा, और कोलिजन इलास्टिक है और ये सरफेस स्मूथ है, तो इस वॉल के जो टेंजेंट वेलोसिटी होगा उस पर कोई असर नहीं पड़ता। जो नॉर्मल होता है वही लौटता है। ये आप कोलिजन की पढ़ाई बात कर रहे हुआ होगा। मैं से जैसे ये ले रहा हूँ मैं, ये 2 मान लीजिए Vx Vy हो गया। अगर ये ऐसे मॉलिक्यूल जा रहे हैं यानी वेलोसिटी तो ऐसे हो गया इसका, ये अब आपके सामने दिख रहा है, ये ऊपर वाला Vy नीचे Vx है। मान लीजिए ऐसे ही जाकर टकरा रहा है, तो Vx वाला टकरा के वापस हो जाएगा और Vy वाला ऊपर ही रहेगा। टकराने के बाद जो ऐसी वेलोसिटी, जो टकराने में ऐसी वेलोसिटी है, टकराने के बाद ये वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, बिकॉज ये जो बोर्ड है इम्पल्स अपने नॉर्मल मारेगा। तो नॉर्मल जो है मोमेंटम वही चेंज होगा। टेंजेंट के, इस वॉल के टेंजेंट के लॉन्ग कोई इम्पल्स नहीं है, इसलिए टेंजेंट के लॉन्ग मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा। यानी Vy कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा, Vx वाला चेंज होगा। और इलास्टिक है तो V से जाओगे तो V से लौटोगे। तो अगर टकराने से पहले अगर ये वेलोसिटी वेक्टर ऐसे हैं, ये Vx और ये Vy ऐसे हैं, तो टकराने के बाद ये Vx उलट जाएगा ऐसा
और वी वाई में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब जैसे ये मॉलिक्यूल चल रहा है यहाँ पर, इसकी कुछ वेलोसिटी है, अगर मॉलिक्यूल ऐसा चल रहा है, इनमें वी एक्स वी वाई वी जेड तीनों है, अगर इस दीवार से जाकर टकराता है तो वी वाई वी जेड में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ कौन टकराएगा, वी एक्स, और वी एक्स वाला ही टकरा के वी एक्स लौट आएगा। ये बात सबको समझना है, कोलिजन की बात है, वहाँ से आप कॉन्टेक्स्ट उठाइए, मैं आगे बढ़ूँगा। एक तो ये बात, दूसरा बात कि अगर इस जितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम कहें कि सब जाके इस वॉल से टकरा रहे हैं, ये भी गलत बात हो जाएगी, ये भी गलत बात हो जाएगी। एक काम करते हैं, पहले हम लोग पता लगाते हैं कि कोई एक मॉलिक्यूल जाके इसमें टकराता है तो उसका कितना मोमेंटम चेंज होता है, ये निकाल लिया जाए, और कितने मॉलिक्यूल से भी पता लगा लिया जाए तो होगा। तो वो वहाँ से लिखना चालू किया जाए कि मोमेंटम चेंज, जो बात समझ उसको लिखते चलते हैं, मोमेंटम चेंज ऑफ ए गैस पार्टिकल ड्यू टू कोलिजन विथ वॉल, और इसको लिखते हैं वाई जेड प्लेन। समझ रहे हैं आप? कोई एक, सभी वॉल के बारे में बात करेंगे, अब एक वाई जेड वाले एक्स पे नॉर्मल तो वाई जेड होगा, प्लेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2mvx। ये समझ में आया सबको? जो बहस हुआ आपसे कि इधर ये vx है, ऊपर vy vz ऐसे है, तो yz में कोई चेंज नहीं आएगा, z vx वाला उलट जाएगा, तो mvx गया mx लौट गया, तो कितना चेंज मोमेंटम हो गया, 2mvx, एक पार्टिकल का। अब इसमें जितने पार्टिकल हैं सबका मोमेंटम चेंज निकाला जाए, फिर टाइम से डिवाइड किया तो हमको चेंज मोमेंटम पर टाइम आएगा। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट सुनना है, अगर हम ये कहें कि जितने पार्टिकल्स हैं सब इधर जाके इस दीवार से टकरा रहे हैं, तो हम अपने ही एजम्पशंस को वायलेट कर देंगे। हमने एजम्पशंस में कसम खाई थी कि हमारे गैस का डेंसिटी यूनिफॉर्म होगा, गैस की डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी, सब जगह गैस के पार्टिकल रहेंगे, और आज कहते कि सारे पार्टिकल इधर ही चले गए, तो इधर खाली पड़ जाएगा। नहीं, इसलिए हमको ऐसा नहीं करना होगा, हमको ये कहना होगा कि अगर इसमें 100 पार्टिकल हैं तो 50 इधर जा रहे हैं, 50 ऐसे लौट रहे हैं। 100 टोटल हैं तो 50 इधर से इधर जा रहे हैं और 50 इधर से इधर जा रहे हैं, ऐसा। अब फिर टकरा के फिर लौटेंगे ऐसा। इससे क्या होगा, पूरे आपके क्यूब में हर जगह यूनिफॉर्म डेंसिटी बना रहेगा। वैसे ही बालक, मान लो यहाँ से जो पार्टिकल चला तो उसके आगे जितने लोगों टकरा के लौट भी तो रहे होंगे, ये भर के पार्टिकल्स है, और एक इस किनारे का पार्टिकल का लो, सब अगर आगे चलेंगे तो ये बगल वाला तो टकरा के लौट भी रहा होगा, तो सभी एक ही दिशा में नहीं जा रहे होंगे, कुछ लौट भी रहे होंगे। तो यूनिफॉर्मिटी के लिए मानेंगे कि 50% जा रहे हैं, 50% लौट रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि 100 पार्टिकल थे, तो जो पार्टिकल यहाँ था यहाँ पे, वो तो अभी अपना मोशन स्टार्ट करने जा रहा है, मतलब आगे बढ़ने जा रहा है, और जो यहाँ था वो टकरा के लौट रहा होगा अब तो। सो ऐसे तो पूरे वॉल्यूम मिलेंगे, तो इधर भी जाते मिलेंगे और इधर भी जाते मिलेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे कि जितने पार्टिकल्स हैं सभी एक दिशा में नहीं जाएंगे। 50% अगर प्लस एक्स में तो 50% माइनस एक्स तक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। सो अगर हम माने कि इफ देयर आर टोटल n gas particles, then only n/2 will move along plus x axis। नहीं, इतना ठीक है, n/2 जाके से टकराएंगे।
तो ये जो है, ये जो मोमेंटम चेंज एक पार्टिकल का है, तो n/2 का कितना हो निकाल लेते हैं। सो डेल्टा P ऑफ n/2 पार्टिकल्स इज इक्वल टू, तो n/2 इंटू 2mvx, एक का 2mvx चेंज है, तो n/2 का n/2 इंटू mvx हो जाएगा। ये हुआ चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम करना है, तब जाके फोर्स निकलेगा। अब टाइम, कितने देर में n/2 लोग टकराए। ये जो पार्टिकल देख रहे हो जो किनारे पे है बालक, इस वॉल के टच में है, इसके आगे कितने लोग हैं जो जाके इस दीवार से टकराने वाले हैं। सबसे पीछे खड़ा है, तो उस दीवार से टकराने से इसे और n/2 टकराने हैं, n/2 आगे जा रहे हैं, n/2 लौट रहे हैं। तो ये जो सबसे पीछे खड़ा है उसके आगे n/2 पार्टिकल्स है जो जाके उस दीवार से टकरा जाएंगे। मानते हैं बात। अगर कोई दरवाज़ा है और लाइन लगी बच्चों की, मैं उन बच्चों में सबसे पीछे खड़ा हूँ, मेरे आगे 10 बच्चे हैं, तो मैं कहूँ कि मैं जब तक दरवाजे तक जाऊँगा तो कितने बच्चे निकल गए, तो जितने मेरे आगे थे सब निकल गए। तो मैं अगर दरवाजे तक जाता हूँ तो उतने देर तक 10 बच्चे बाहर आ गए। तो मैं पूछूं कि 10 बच्चे कितने देर में बाहर आए, तो क्या बोलेंगे आप कि सर आप जितने देर में आप वहाँ पहुँच गए। तो अगर हम L दूरी पर खड़े हैं दरवाजे से, तो अब मेरा वेलोसिटी v है, तो मुझे दरवाजे तक जाने में समय लगेगा L/v। तो L/v समय में 10 बच्चा बाहर चले जाएगा। समझे बात। इसी तरीके से ये जो मॉलिक्यूल है उसको चलना है कितना दूरी, L दूरी। तो जितने देर में वो यहाँ से यहाँ जाएगा, इसके आगे जितने पार्टिकल थे यानी n/2 वो सब जाकर टकरा जाएंगे। यानी जो ये टक्कर n/2 की हुई है कितने देर में हुई, जितने देर में ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया। सो हम लोग फोर्स लिखने जा रहे हैं। फोर्स कितना होने वाला है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम। तो चेंज मोमेंटम कितना हो गया, 2 से 2 कटा दे तो हो गया n/mvx अपॉन टोटल टाइम। टाइम कितना हो गया, L/vx, L/vx। आगे वो पहुंच गया तो सब टकरा गए होंगे, बाकी लोड भी रहे होंगे। L/vx यानी कितना हो गया ये, n/mvx का स्क्वायर अपॉन L। ये हो गया फोर्स। ठीक, इसलिए प्रेशर, इस वॉल पे प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर हो जाएगा फोर्स अपन एरिया। ये कितना फोर्स अपन एरिया कितना हो गया, n/mvx स्क्वायर अपॉन L इंटू L स्क्वायर। ये क्यूब लिए थे हम लोग, ये हम लोग क्यूब लिए थे, तो एरिया L स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। अब नीचे हो गया L क्यूब, यानी क्या हो गया, n/mvx स्क्वायर अपॉन टोटल वॉल्यूम। ध्यान रहे यहाँ n क्या है, n है, n क्या माने हम लोग, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स माने थे, है ना। देयर आर टोटल n गैस पार्टिकल, टोटल पार्टिकल n है। कोई n/v को कह सकता है गैस पार्टिकल्स पर वॉल्यूम, आगे देख लिया जाएगा, रहने देते हैं, इतना हुआ। अब देखो बालक, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि सर आप Vx लिख दिए, तो क्या सर आप ये कहना चाहते हैं कि सारे गैस पार्टिकल्स का x के लॉन्ग वेलोसिटी सेम होता है, क्या आप ये कहना चाहते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो मेरा एजम्पशन गलत हो जाएगा, बिकॉज कोलिजन होता होगा आपस में तो वेलोसिटी बदलती भी तो होगी। ऐसा कोलिजन हो गया, उधर से भी तो आ रहे हैं टकरा के, ऐसा कर रहे हैं, तो थोड़ी गलती हो जाएगी। यह इसमें आगे की तरफ चलने वाले पार्टिकल्स का, सभी पार्टिकल का वेलोसिटी सेम Vx नहीं, किसी का कम किसी का ज़्यादा होता होगा। इसलिए अगर हम सही से लिखना चाहें प्रेशर को, थोड़ा इसको सही, ये तो एक
किसी एक पार्टिकल का लेकर कर दिया ना बालक, अगर हम सबका बराबर नहीं है तो हमको Vx की जगह सभी का एवरेज Vx लिखना चाहिए। एक पार्टिकल का Vx लेके गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज कोई स्लो भी जाता होगा या इनसे कोई तेज भी आगे जाता होगा, तो सबका Vx मानना ठीक बात नहीं है। इसलिए हम लोग एक पार्टिकल Vx न लिख के सारे पार्टिकल का Vx का एवरेज लिखना चाहिए। यहाँ लिखा जाए, सिंस all gas particles do not have all gas, because collision होना तो velocity बदलती रहती है। all gas particles do not have equal Vx, so for the whole gas we should take average value of Vx instead of Vx of one gas particle, ठीक लगा बात? ये तो सही होना चाहिए ऐसा। इसलिए अब प्रेशर को इस तरह ना लिखे, ऐसा लिख सकते हैं P = N/m Vx ऐसा एवरेज का स्क्वायर, इस बार लगा देने से एवरेज कहा जाता है, ये ऐसा होना चाहिए। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह लिया ऐसा। ये प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। लेकिन ये तो जो पढ़ाई हुई सिर्फ x के अलावा हुआ, अभी y में भी तो चलता होगा और z में भी तो चलता होगा, है कि नहीं? तो बालक अगर Vx में भी चलता, Vy में Vz में चलता होगा, तो हमको y का ही पढ़ना चाहिए और z का ही पढ़ना चाहिए। और अगर हम क्यूब लिए हैं तो क्यूब लिए तो इधर का प्रेशर कहो, चाहे इधर का पढ़ाई करो। अब स्टार्टिंग Vx के अगर Vy करते सब कुछ यहाँ Vy आ जाता, यहाँ Vz आ जाता, नहीं तो फिर तो क्या होता? फिर तो हमको यहाँ Vy लिखना चाहिए था, Vz लिखना चाहिए था, ऐसा। और फिर और कोई चेंज नहीं आता। और जब जानते हैं प्रेशर गैस का क्या है, चाहे प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी आप लोग जानते हो, कोई एक्स के अलॉन्ग प्रेशर नाम का चीज़ नहीं होता। प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो एक्स के अलॉन्ग प्रेशर, वाई के अलॉन्ग, जेड के अलॉन्ग, तो गलत बात हो जाता। चाहे यहाँ प्रेशर चेक करें, चाहे यहाँ चेक करें, चाहे यहाँ, प्रेशर सब जगह सेम ही होता। तो अगले बार प्रेशर क्या लिखते? अगर हम दूसरा लिखना चाहते तो Vy बार का स्क्वायर लिखते या Vz बार का स्क्वायर लिखते। यानी हर केस में सिंस ये इक्वली लाइकली है, मोशन जो है गैस का यूनिफॉर्म है, इक्वली लाइकली है, इसलिए Vx का बार कही, चाहे Vy का बार कही, चाहे Vz का बार, सब सेम होना चाहिए ताकि सब जगह प्रेशर सेम हो, है ना? लिखा जाए, सिंस द मोशन ऑफ गैस पार्टिकल्स is equally likely in all directions, so Vx बार का स्क्वायर इक्वल टू Vy बार का स्क्वायर इक्वल टू Vz बार का स्क्वायर, सब सेम होना चाहिए। समझे सब लोग? ऐसा सेम होना चाहिए, ठीक है? ये होना चाहिए, ठीक। अब तीनों सेम है तो हम एक काम कर सकते हैं, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं फिर तो, कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, Vx को क्या लिख सकते हैं? Vx को लिख सकते हैं, Vx स्क्वायर को लिख सकते हैं ऐसा हम। देखिए तो क्या लिख रहे हैं, Vx स्क्वायर का स्क्वायर
वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर अपान 3। बोलिए गलत है तो बताइए, बिकॉज वी एक्स वी वाई वी जेड सेम है, तो वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर भी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर अपान 3 सेम हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं हम लोग, एक अलग ही हो गया ये वी एक्स वी वाई वी जेड का स्क्वायर, इसको बोला जाता है स्क्वायर का मीन। देखिए स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर ऐसा, ये स्क्वायर्स का मीन हो गया, तो कह सकते हैं ये हो गया स्क्वायर मीन वेलोसिटी। देखिए है ना, वी एक्स स्क्वायर वी वाई वी जेड स्क्वायर थी, ये स्क्वायर ऑफ स्क्वायर मीन वेलोसिटी लिख सकते हैं। इसलिए वी एक्स हम लोग चाहें तो एक एक पार्टिकल का हो, ऐसा हुआ, हम चाहें तो इसको हटा के हम लोग एक, अगर अकेला वी एक्स लिखना है तो नेट वेलोसिटी बाई 3 लिख सकते हैं। ये नेट वेलोसिटी का स्क्वायर होगा ना ऐसा, तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे हटा के ऐसे लिख लेते हैं। हम यहाँ डाल लेते हैं, तीनों ही बराबर हो गए, वी स्क्वायर हो गया, इसलिए हम इसको ऐसा लिख, इसलिए इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, P इक्वल टू, अच्छा इसी को अगर हम ऐसा रूट लिख लेते, यहाँ रूट आ जाता तो उसको बोलते रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसको लिख सकते थे हम, ये 1/3 वी एक्स वैल्यू पुट करने जा रहे हैं तो हो जाता हमारा, ऐसे ना लिखें, पहले ऐसा लिखें, ये तीनों पहले यहाँ करें हम लोग, ये वी एक्स बाई तीनों बराबर है तो ये नेट वेलोसिटी का 1/3 कर सकते हैं, VRMS का, तो हम लिख सकते हैं दिस इज 1/3 ऑफ जो पहले से है n है m है v है, ये लिख सकते हैं VRMS का स्क्वायर, RMS का स्क्वायर लिख सकते हैं 1/3 ऑफ VRMS का स्क्वायर, बिकॉज एक एक वेलोसिटी v है, ये Vx भी v है, बिकॉज तीनों बराबर है, तो v है तो एक v लिखना होगा तो टोटल v का 1/3 लिखना होगा, ये Vx स्क्वायर ये सब बराबर ही है, तो नेट वेलोसिटी भी लिखना होता है, 1/3 होगा, Vx से v स्क्वायर कितना होगा 3v स्क्वायर, तो Vx इज 3v स्क्वायर टाइप का हो जाएगा, नहीं तो VRMS लिखना होगा तो इसका बाई 3rd लिखना पड़ेगा, तो इसको बाई हम 3rd लिख सकते हैं ऐसा, ये वैल्यू हो गई, ये हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया इतना, इसको लिख सकते हैं 1/3 nm अपन VRMS स्क्वायर, और nm क्या हुआ, n है टोटल जितने पार्टिकल्स थे, और टोटल पार्टिकल्स थे n, और एक पार्टिकल का मास था m, तो ये क्या हो गया, nm क्या हो गया, पूरा मास ऑफ द गैस हो गया, और पूरा मास ऑफ, ये लिख सकते हैं P इक्वल टू 1/3 पूरा मास ऑफ गैस लिख सकते हैं हम लोग, बिकॉज n वॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड m वॉज मास ऑफ वन पार्टिकल, टोटल मास अपान, और v हो गया वॉल्यूम इंटू VRMS का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ये हो गया, अब इक्वल टू क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं P इक्वल टू 1/3, इसको लिख सकते हैं डेंसिटी, मास अपान वॉल्यूम को डेंसिटी लिख सकते हैं, इंटू VRMS का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हमारा प्रूफ हुआ प्रेशर ऑफ गैस का। यहाँ पे ये क्या है, VRMS क्या हो गया, इस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, स्क्वायर्स का मीन का रूट था, है ना, स्क्वायर्स का मीन का रूट था वो VRMS, उसका स्क्वायर हो गया, ये Vx स्क्वायर था ना यहाँ पर, Vx वॉज इक्वल Vy वॉज इक्वल Vz, तो इट में बी इक्वल टू V, और V नहीं Vx Vy Vz, V सब ना सेम है, तो अगर किसी तीनों ऐसा बराबर कर दिया जाए तो वेलोसिटी हो जाएगा 3v, तो VRMS का Vx कितना 1/3 ऑफ द नेट वेलोसिटी हो गया, तो ये हम प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव कर दिए, फिर उसका फॉर्मूला हो गया। इसी से हम और जानते हैं, एक तो ये फॉर्मूला नंबर 2 हो गया आपका,
इसी से हम लोग जानते हैं, वी नो दैट फॉर आइडियल गैस PV इक्वल टू nRT। ये प्रूफ हम लोग नहीं करने, ये हम लोग को नहीं प्रूफ है, अगर ये भी कर लेते, प्रूफ नहीं है तो नहीं कर रहे। PV इक्वल टू nRT, सो इसको यहाँ से P को हटाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो P की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, N, ये मोल्स होता है, N मोल होता है। अच्छा, इसको कैसा कर लेते हैं, इम्प्लाइज P को क्या लिख सकते हैं हम लोग, N/V/RT इक्वल टू N/V। N क्या है, मोल्स। तो मोल कैसे निकालते हैं हम लोग, पूरा मास ग्राम वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, कैपिटल M लिख लेते हैं, मोल्स हो गया, अपान यहाँ नीचे क्या, वॉल्यूम इंटू RT, और मास अपान वॉल्यूम को डेंसिटी लिख सकते हैं, तो हो गया ये डेंसिटी D इंटू RT अपान M हो गया। तो ई वैल्यू को यहाँ पुट करें तो क्या होगा, हो जाएगा कैसे, इधर ले जाया जाए, इस प्रेशर की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया जाए, तो हो जाएगा DRT अपान M इज इक्वल टू 1/3, डेंसिटी D है, D इंटू VRMS का स्क्वायर। डेंसिटी से कटा दे तो यहाँ से हो जाएगा VRMS इक्वल टू √3 ऊपर चले जाएगा 3RT अपान M। तो ये RMS स्पीड का एक फॉर्मूला हो गया, गैस का √मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब हो गया 3RT/M। ठीक है, ओके। तो ये फॉर्मूला डिराइव हुआ, ये फॉर्मूला इसमें जो हम लोग बात कर रहे थे अभी, कि अभी हम तो एजम्पशंस मान ले रहे और कुछ भी रैंडम मान के सॉल्व लिख रहे हैं, तो इससे कुछ डेरिवेशन आया है ना। अब ये कैसे चेक होगा कि सही है या गलत, ये भी तो चेक होना था, हमारा थ्योरी सही गलत, इसके लिए इसकी वैल्यू कोई और से भी नापी जानी चाहिए। तो एक बात जस्ट बता दें आपको, ये जो VRMS का जो फॉर्मूला है, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि मैक्सवेल और आइंस्टाइन, दो बड़े नाम, उन लोगों ने गैस के मोशन का पढ़ाई किया था। कहिए तो ब्राउनियन मोशन का नाम आइंस्टाइन का दिया हुआ है। ब्राउनियन मोशन गैस में नहीं होता था, लिक्विड में होता था ना। रॉबर्ट ब्राउन जो पॉलन ग्रेन्स की पढ़ाई करते थे, तो उन्होंने लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल्स चलने को ब्राउनियन मोशन कहा था। और उस तरह से रैंडम से ये गैस पार्टिकल चलते, तो आइंस्टाइन ने इसे एक्सटेंड किया कि इनके मोशन को भी हम लोग ब्राउनियन मोशन कहेंगे। तो गैस पार्टिकल कैसे चलते हैं इसकी पढ़ाई किया आइंस्टाइन और मैक्सवेल ने, वो भी इस तरह से नहीं, ये तो क्लासिकल है, न्यूटन्स लॉ फॉलोड करता हुआ माने हम लोग। उन लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स से पढ़ाई करी और गैस पार्टिकल्स का उस थ्योरी से थोड़ी सी हल्की सी पढ़ना हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। उससे उन लोगों ने RMS निकाला गैस पार्टिकल्स का। मज़ेदार बात है कि क्वांटम मैकेनिक्स से जो RMS आया वो एग्जैक्ट इतना ही आता है, √3RT/M। इसलिए भले ये थ्योरी बड़ी अजीब सी लगती है कि क्या क्या माना जा रहा है, तो ये बेसिक लेवल पे ये थ्योरी सही है, बिकॉज उसे मैच करती है। और एजम्पशंस अगर हम गैस आइडियल बिहेवियर अगर शो कर गई, फिर तो ये क्वांटम से सारा थ्योरी मैच हो जाती है। रियल में तो नहीं हो पाता है, तो हम रियल गैस तो पढ़े भी नहीं है कि नहीं। ओके, सो इसी के तहत आगे हम लोग बात करेंगे कि कैसे ये इस चीज़ को आइंस्टाइन ने कैसे निकाला दूसरे तरीके से, क्वांटम तरीके से। तो डिटेल तो नहीं, इंट्रोडक्शन टाइप का है, वहाँ हम लोग नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे। और एक बार जब अगर वेलोसिटी निकलना आ गया तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं, बिकॉज गैस की एनर्जी तो प्योर काइनेटिक है। तो गैस की पूरी एनर्जी निकाल लेंगे तो इंटरनल एनर्जी निकल जाएगा, इंटरनल एनर्जी निकल जाएगा तो बात खत्म, फिर तो हीट पढ़ लेंगे हम। यही प्लानिंग है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।